जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसी दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों जो 2 दिन विलंब हुआ है उससे कि हमें बहुत खेद है। जो क्वेश्चंस बैंक 2022 से 24 तक का है, जो डेली वाइज पे 1 सेट चलती थी दोस्तों, अब डेली वाइज पे 2 सेट्स चलेंगे, एक सुबह में और एक शाम में चलेंगे। और ये कंफर्म न्यूज है कि एक दिन में 2 सेट्स कंफर्म रहेंगे आपके, ठीक है। एक सुबह में 9 से 10 के बीच में रहेगा और शाम में एक रहेगा दोस्तों 5 या 6 के बीच में आपके कंफर्म अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप टाइम याद कर लो, एक 9 से 10 के बीच में रहेंगे और एक ये 5 से 6 के बीच में रहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सुबह के लिए है, ये एएम में होगा और ये पीएम ये शाम में रहेंगे आपके, ठीक है। चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है ये आज का जो हम लोग का है सेट नंबर, वो है 11 नंबर। सेट 11 में देखेंगे हम लोग कि 4/4/2024 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सेट को लगाते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए क्या है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 11 जो कब लिया गया 4/4/2024 में सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पार्ट 1 है हम लोग का जनरल हिंदी का। देखिए जनरल हिंदी में क्वेश्चंस क्या आए थे। देखिए क्वेश्चंस है क्या, पार्ट 1 जनरल हिंदी कह रहा है दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। दुर्गंध का क्या होगा संधि विच्छेद, तो आंसर बता देंगे। दुर्गंध का होगा यहाँ पे दूर जोर ध तो होगा नहीं, दूर जोर गर्ध तो होगा नहीं, दूर जोर गंध भी नहीं होगा, दुह जोर गंध होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे आप। अन जल में कौन सा समास है, अन जल में कौन सा समास है, तो अन और जल बोल सकते हैं, यहाँ पे हाइफन है इसका मतलब और बोल सकते हैं, यानी हम सीधे आ जाएंगे द्वंद्व समास में। आंसर ये बताइएगा। अन जल शब्द का जो सामसिक विग्रह होगा अन और जल होगा ना, इसमें दोनों पद क्या है, प्रधान है और बीच में और शब्द का इसमें लोप हुआ है। जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो और विग्रह करने पर उनके बीच तथा या अथवा एवं और का प्रयोग होता है तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। आंसर ये बताइएगा। पदच्युत में कौन सा समास है, पदच्युत में बताइए कौन सा समास है, तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययी या कर्मधारय, तो आंसर बताएंगे तत्पुरुष समास। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। पदच्युत का समास विग्रह करिए, पद से च्युत है ना, इनमें जो आपादान कारक की विभक्ति से पृथक का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तत्पुरुष समास के 7 उपकार होते हैं, उपप्रकार होते हैं। देखिए हम लोग के पास गद्यांश दिया हुआ है, क्या है देखते हैं हम लोग। महान देशभक्त के द्वारा पत्रकार श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर सन 1890 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता ग्वालियर राज्य में अध्यापक थे, अतः विद्यार्थी जी का प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर राज्य में मुंगावली नामक स्थान से शुरू हुआ। उन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इतिहास, गणित आदि विषयों का अध्ययन किया। कानपुर स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज से उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका विवाह चंद्र प्रकाश देवी से हुआ, यहीं उनका संबंध पत्रकारिता से हुआ। उन्होंने अपने समय के पत्र जो उनका था कर्मयोगी के लिए लेख टिप्पणियों और समाचार लिखना शुरू किया। ये पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए। 9 नवंबर 1913 से कानपुर से साप्ताहिक प्राप्त का प्रताप का जो है शुरुआत करते हैं। प्रताप का कार्यालय जो है क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल बन गया था। भयभीत अंग्रेजी सरकार बार बार प्रताप को बंद करने की धमकी देते थे, लेकिन विद्यार्थी जी ने प्रताप की आभा को कभी फीका नहीं पड़ने दिया। देखिए ये प्रश्न हम लोग से क्या है कि सप्ताह शब्द का विशेषण आपको बताना है कि क्या होगा, बताइएगा। देखिए ऐसे जो हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा इससे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हम लोग का विशेषण इसमें पूछा जा रहा है सीधे से इस सप्ताह का, ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा कि क्या इससे रिलेटेड है कि नहीं गद्यांश से, यदि है तो पढ़िए, नहीं रिलेटेड है तो नहीं पढ़िए। हम लोगों ने देखा नहीं है, कोई नहीं, अब से आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तब हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सप्ताह का हमें विशेषण बताना है तो क्या हो जाएगा बताइएगा।
तो आंसर बता देंगे, ये हो जाएगा साप्ताहिक। क्या होगा? साप्ताहिक। ऑप्शन बी बताइएगा। लाभदायक कार्य करो, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण आपको करना है। लाभदायक कार्य करो, बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा लाभ वाले कार्य करो, वही कार्य करो जो लाभदायक हो, लाभ वाला कार्य ही करो, ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो। तो आंसर बताइएगा, ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। देखिए आगे कह रहा है कि उसे रिपोर्ट लिखने वाले थाना जाना था, उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना था, संयुक्त वाक्य के रूप में बदलना है। बताइए कौन सा होगा? उसे रिपोर्ट लिखवानी थी इसलिए वह थाने गया था, वह थाने जाएगा रिपोर्ट लिखवाने, उसे रिपोर्ट लिखवानी है इसलिए थाने जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बताइएगा, उसे रिपोर्ट लिखवानी है इसलिए थाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। इस विकल्प को जो परिभाषिक अर्थ है उसका शब्द है वो बताना है। जुडिकल ट्रिब्यूनल, इसका मतलब क्या? विविध प्राधिकरण होता है, सही या गलत ये बताना है आपका। जुवेनाइल ऑफेंडर का मतलब क्या? किशोर अपराधी होता है। अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षणार्थी होता है, या डिस्पोसल का मतलब भुगतान होता है। तो आंसर कौन सा बताइएगा करेक्ट होगा आपके? तो देखिए आपको बता दे, डिस्पोसल मतलब होता है दोस्तों निस्तारण। क्या होता है? निस्तारण होता है ना? क्या होता है? निस्तारण, बल्कि भुगतान नहीं होता, वो तो पेमेंट मतलब भुगतान होता है। तो ये गलत है हम लोग का, इसे काटिए। आगे है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब दोस्तों आपको बता दें, प्रशिक्षणार्थी नहीं होगा बल्कि होगा प्रशिक्षु। क्या हो जाएगा? प्रशिक्षु, जो सीखने आते हैं, प्रशिक्षु होते हैं यहाँ, प्रशिक्षु। अब देखिए जोवेलिन ऑफेंडर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किशोर अपराधी नहीं, इसका मतलब होता है किशोर अपराधी। बिल्कुल यहाँ पे बल्कि सही बताया गया, किशोर अपराधी होता है ना, या फिर बाल अपराधी बोल सकते हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो बना वो बी बना। बट इसका क्या है? जुडिकल ट्रिब्यूनल का विविध प्राधिकरण नहीं होगा, तो इसका होगा न्यायिक अधिकरण। क्या होगा? न्यायिक, न्यायिक अधिकरण होगा, न्यायिक अधिकरण होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्या? एबिलिटी प्रोफाइल के लिए बताना है, उसका अर्थ क्या होगा? एबिलिटी प्रोफाइल के लिए बताइए क्या होगा? एबिलिटी मतलब योग्यता होता है, योग्यता तो सभी में है लगभग। अब बताइए प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? आरेख, वितरण, अधिशेषण या फिर परीक्षण। तो देखिए यहाँ पे सीधे से बात हाइफन है, तो हाइफन एक ही में है। ऑप्शन नंबर ए मारिए। कह रहा है क्या? कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए क्या होगा? कलम तोड़ना, अर्थहीन लिखना, दोषपूर्ण लिखना, कलम खरीदना या फिर बढ़िया लिखना। कलम तोड़ने का तात्पर्य है कि बढ़िया लिखना। ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है कौन है। आइए पढ़ के देखते हैं कौन अशुद्ध निकल रहा है। कह रहा है शायद मैं कल जाऊंगा, शायद मैं कल जाऊंगा, ऐसा हो सकता था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, शायद मैं कल जाऊंगा। देखिए आगे देखते हैं। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहां भारी भीड़ जमा थी, भारी भरकम नहीं, भारी भीड़ जमा थी। यहाँ पहले ही हम लोग का गलत मिल गया। वह अपनी पुस्तकें बेचते हैं, बात तो सही है। उस समय चरखा चलाना भी एक क्या है? अनुशासन था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या बना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बना। धीरे धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है। बताना है ये इसमें कौन सा पदबंध है? धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है, कौन सा पदबंध है बताएंगे? तो आप बताइएगा। इसमें विशेषण पदबंध है, कौन सा है? विशेषण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। चलो अब खाया जाए, वाच्य भेद बताना है आपको। चलो अब खाया जाए, कौन सा है बताएंगे? कृत्य, भाव, कर्म, कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे भाववाच्य है। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे, भाववाच्य। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो है भाववाच्य का उदाहरण है? आइए देख लेते हैं कौन सा है भाववाच्य का। राम से चला नहीं जाता, पहला ही मिल गया, राम से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है आपका। आगे क्वेश्चन से क्या? जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बोध होने से सदृश संबंध के अलावा
एवं संदर्भ सदृश संबंध के अलावा अन्य संबंधों के द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो आप बताइएगा, रूढ़ि लक्षणा, गौणी लक्षणा, स्वरूपा लक्षणा या फिर शुद्धा लक्षणा। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, शुद्धा लक्षणा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। शब्द की वह शक्ति जिसमें कोई अभिप्राय सूचित होता है लक्षणा कहते हैं, जिसमें रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उसे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, उसे रूढ़ि लक्षणा कहते हैं। देखिएगा आगे, देखिए सेंटेंस से ही हमें प्रतीत क्या हो रहा है, वाह क्या कहना, आप तो पूरे पंडित हैं, शब्द शक्ति बताना है। कैसा शब्द शक्ति है बताइए? तो यह कैसा है? यह लक्षण लक्षणा है। कैसा है? लक्षण लक्षणा है। ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। देखिए कह रहा है कि प्रियतमा को समक्ष पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है हमें। बताइएगा कौन सी अलंकार है इसमें? इसमें अलंकार आप देखेंगे, प्रियतमा को सक्षम पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। तो इसमें सीधे से दिख रहा है ये एक विरोधाभास अलंकार का प्रतीत है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट बताइएगा। देखिए अलंकार संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? अलंकार संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर बताएंगे, भामह को कहा जाता है। किनको? भामह। ऑप्शन ए बताइएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लोए हो, कौन से अलंकार का उदाहरण है? बताइएगा कौन से अलंकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बताएंगे, रूपक अलंकार। किसका है? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। भारत के सम भारत है में कौन सी अलंकार है? भारत के सम भारत है, अलंकार बताइए। तो आंसर बता देंगे, इसमें जो है अनन्वय है। अनन्वय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे, अनन्वय इसमें अलंकार है। कहे कवि बैनी बैनी व्याल की चुराई लानी में कौन सी अलंकार है? में कौन सी अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक। तो ऑप्शन बताएंगे यमक। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। कूकै लगी कोयल कंदम्बन पर बैठी फेरी में कौन सी अलंकार है? इसमें अलंकार कौन सी है? तो इसमें अलंकार बताएंगे अनुप्रास अलंकार। कौन से? ऑप्शन ए करेक्ट बताएंगे, अनुप्रास अलंकार। क रिपीट हुआ। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही कला, काल अली कली में ही विंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है हमें बताना है। बताइए कौन सा छंद है इसमें? दोहा है, सोरठा है, बरवय है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बताएंगे ये दोहा है। राइट आंसर ए करेक्ट बताइएगा। छंद से संबंधित गणों की संख्या बताना है। छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है? 6, 8, 12, 15। तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी 8 है। कितने हैं? 8 है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया पदावली वो किस भाषा में लिखा गया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप बताएंगे मैथिली, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मगही। आंसर्स होंगे मैथिली भाषा में। बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होगा, अद्भुत होगा, वीर होगा, श्रृंगार होगा? शांत रस का। तो आंसर्स क्या बताएंगे? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। ऑप्शन ए करेक्ट बताइएगा। पार्ट 2 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? हमें अपरिमेय बताना है कि कौन नहीं है। बताइए कौन अपरिमेय नहीं है? तो देखिए π/2 ये क्या है? अपरिमेय नहीं है मतलब क्या परिमेय है, ये हमें ढूंढ के बताना है। तो देखिए यहाँ से ये पाई और पाई को आप हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आपको पाई और मतलब रूट और रूट को हटा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये रूट 3 में है और ये रूट 5 में है, तो इसी कारण आप नहीं हटा सकते। अब देखिए ये पाई है तो ये कंफर्म है कि अपरिमेय है, ये तो होंगे नहीं, ये होगा नहीं, पाई है तो ये होगा नहीं,
मतलब ये ऑप्शन जो बचा लास्ट वाला ये तो होगा, आंसर्स तो आएंगे बट कैसे, देखिए यहाँ पे 5 का 5 रह जाएगा, √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2√2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, और अपॉन में क्या है √2, तो ये देख रहे हैं √2 और √2 सेम है, कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 10, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा E/Q के फॉर्म में आ जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा यहाँ पे। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए क्या है, 2 है, 1 है, 0 है, 3 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए क्या है, तो आंसर बताएंगे वो 2 है आपका, आंसर सही बताएंगे। देखिए दो संख्याओं जो 1 और 18 का लघुत्तम समपवर्तक 36, महत्तम समपवर्तक 2, तो ए का मान आपको बताना है क्या होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको यदि याद हो तो बहुत ही आसानी से बना पाइएगा, वो क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, फर्स्ट क्या है हमारा ए मान लेते हैं, सेकेंड हम बी ले लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड हो गया, इंटू होता है एलसीएम, इंटू होता है एचसीएफ। अब देखिए फर्स्ट संख्या कितना दिया है 18, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, दूसरी संख्या मतलब ए कह रहा है मानने के लिए, तो हम यहाँ पे बी, चलिए इसको यही मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हमने ए मान लिया, एल कितना है, मतलब एलसीएम कितने हैं 36, एचसीएफ कितने हैं 2 है ना। अब देखिए तो हमें ये वाली निकालना है सेकंड नंबर, ए इक्वल लिखेंगे क्या 36 इंटू 2, और ये मल्टीपल में है डिवीजन में आ जाएगा, 18 से काटे 2 टाइम्स में 2 2 जा 4, यानी जो इसका वैल्यू आ जाएगा दूसरी संख्या वो क्या आ जाएगी 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन से हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। बहुपद दिया हुआ है, इसके मूल्यों का योग कौन होगा ये बताना है। देखिए मूल्यों का योग होता क्या है, पहले तो देखिए, पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं 2x² माइनस 4x, माइनस में 4x है और प्लस में 6। देखिए मूल्यों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी कहने का मतलब है माइनस में तो रहेगा, माइनस में 4 है और ए कितने हैं 2 है, यानी माइनस माइनस प्लस 4/2, काटिएगा कितने आ जाएंगे 2, देखिए 2 है क्या ऑप्शन नंबर, तो यस ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है 2। देखिए आगे कह रहा है यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आश्रित, क्या कहलाता है, आश्रित कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट बताइएगा। रैखिक समीकरण x प्लस वाई इक्वल 10 का आलेख कैसा होगा, बताइए कैसा होगा, सरल उदग्र रेखा होगा, एक सरल रेखा होगा, इनमें से कोई नहीं, सरल क्षैतिज रेखा होगा, तो आंसर बताएंगे एक सरल रेखा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट बताइएगा। देखिए अब क्वेश्चन जो आ गया हम लोग का, ये कह रहा है ना, ये जो नंबर दिया है इसका माध्य x है, आंकड़े जो दिया गया है इसका माध्य, इस आंकड़े का माध्य x-1 है, तो माध्यिका d हो तो p प्लस d का वैल्यू हमें बताना है कि क्या आएगा। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ से माध्य निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे x हमें दिया हुआ है इसका माध्य, और इस आंकड़े का माध्य भी दिया हुआ है, चलिए तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। पहला जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 7 और 4 यही नंबर है ना, इसका माध्य x हमारे पास है, सभी को इंक्लूड कर दें, 3 और कितने हैं 3 6, 1 2 नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है ना, 1 2 नहीं है, 3 और 3 6, टोटल 6 संख्या है, सभी को इंक्लूड कर लो, सभी को जोड़ लेते हैं हम, सभी को जोड़ के बट्टे में 6 हो जाएगा, इक्वल में माध्य x दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल, सभी को इंक्लूड करेंगे कितने हो जाएंगे 24, 6 से काटेंगे 4 टाइम में, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू जब 4 आ गया तो दूसरा माध्य हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा माध्य आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये नंबर, सभी को इंक्लूड कर लीजिए, 3 + 2 + 2 + 4 + 3 + 3 और प्लस p का माध्य हमारा कितना है x-1 है, अपॉन में कितना हो जाएगा 7 इक्वल x-1 होगा। अब इसे भी क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू अब तो आ चुकी है यहाँ पे 4, x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखी, 4 में से 1 घटाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 और 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 लिखिए और इसे दोनों को ऐड करिए, 5 2 7 4 11 3 14 3 17 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 और प्लस में हो जाएगा p, ये तो हो जाएगा। अभी 17 इधर 21 में आके घट जाएगा, मतलब कितना बचेगा, तो p का वैल्यू भी बताइएगा आप, 17 में से मतलब 21 में से 17 घटाएंगे तो 4 आएगा। आपने देखा कि x का वैल्यू 4 आया है, p का भी वैल्यू 4 आ गया, लेकिन हमें बताना क्या है कि p और d का वैल्यू,
अभी तो डी का वैल्यू निकालना बाकी है। तो देखिए डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि डी तो माध्यिका है हमारा, ये तो हमने माध्य निकाला है। चलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें आ चुकी है 4 और पी की भी वैल्यू आ चुकी है 4। अब हमें फाइंड करना है डी की वैल्यू। अब देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सपोज कर लेते हैं कि हम यही नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी का माध्यिका निकाले तो टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 7 है, मतलब विषम संख्या। विषम संख्या के लिए होता है n और +2/2 होता है माध्यक निकालने के लिए। तो कितने हैं 7, n के जगह पे 7 रखना है, +1/2 मतलब 8 का आधा करेगा तो चौथा पद। जो चौथा पद होगा वो क्या होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजाना होता है। तो सजाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या हो जाएंगे, पहले 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3। तो चौथा ऑर्डर तो हमें सीधे दिखाई दे रहा है वो 3, आगे जरूरी नहीं है हमें करने का। तो देखिए यहाँ पे जो 3 आ गया हमें, वो चौथा टर्म क्या आया है, 3 आ गया है। तो हमें पता चल गया क्या कि ये जो डी का भी वैल्यू था वो कितना आ गया है, 3 है। तो क्या हमें पी और प्लस डी ही तो निकालने हैं, पी का वैल्यू 4 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं निकाले हम लोग, प्लस डी का वैल्यू 3, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। देखिए है क्या 7। तो यस ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है 7। द्विघात समीकरण दिया हुआ इसके मूल्यों का योग तथा मूल्यों का गुणनफल समान होने के लिए कौन सी शर्त उपयुक्त है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी शर्त उपयुक्त हो जाएगी। पहले तो हम लोग दोनों का इक्वल करके देखेंगे, गुणनखंड और योगफल को। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स और प्लस आर इक्वल कितने हैं, 0 है ना। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, आपको पता है पी है, बी की वैल्यू माइनस क्यू है, सी की वैल्यू आर दिया हुआ। चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ए और बी सी, ठीक है। सीधे हम लोग आते हैं मूल्यों का योग। मूल्यों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब आप लिखेंगे माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है तो आप बताओगे कि क्यू है, प्लस में हो जाए क्योंकि माइनस में है ऑलरेडी, और ए कितने हैं पी। हमने देखा मूल्यों का योग क्या आ गया, क्यू अपॉन पी आ गया। अब निकालते हैं गुणनखंड, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू आर है, ए की वैल्यू पी है, ये आ गया। अब देखिए सपोज ये करिए हम लोग क्यू अपॉन पी इक्वल करते हैं आर अपॉन पी, दोनों को हम लोगों ने इक्वल करा। अब देखिए क्या ये पी से पी कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। आप देख रहे हैं ना क्यू इक्वल क्या आ गया, आर आ गया। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यू माइनस आर इक्वल 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए है क्या क्यू माइनस आर इक्वल 0, क्यू माइनस आर इक्वल 0 बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है ना, तो राइट आंसर बी बनेगा। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार को शुरू करते हैं। ए जो है 36,000 रुपये 8 माह के लिए लगाता है, जबकि बी कुछ पूंजी 6 महीना के लिए लगाता है। अंत में बी कुल लाभ का 15/31 भाग मिला है। बी ने कुल कितना धन इसमें इन्वेस्ट किया है, कितना लगाया है। बी का निवेश हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक। जब एक्स मान लेंगे तो टोटल कितना है 36,000। कितने दिनों के लगाया है, 8 माह के लिए लगाया ए ने। अपॉन में हो जाएगा एक्स, और ये कितने दिनों के लिए, 6 माह के लिए, क्योंकि ये बी का अमाउंट है और ये 6 मंथ के लिए लगाता है। तो किस रेशियो में बांटा जाता है, 15/16 के रेशियो में, 16/15 के रेशियो में, ओके ना। अब देखिए ये जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 से 5 टाइम में कटेगा, और भी कटेगा, 2 से 4 टाइम में कटेगा, 4 से कटेगा 4 टाइम में कटेगा, 4 से काटिए 9 टाइम में कटेगा, मतलब ये 9,000 आ जाएंगे। और 9 में 5 से गुणा करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। तो आपने देखा एक्स की जो वैल्यू हमें आ गई है वो कितना आ गया, 45,000, यानी बी कितना इन्वेस्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा, 45,000 इन्वेस्ट किया था। देखिए आगे क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 सालों में दोगुनी हो जाती है, तो 20 साल के बाद क्या हो जाएगी। देखिए 5 सालों में दोगुनी हो जा रही है ना, तो देखेंगे हम लोग यहीं पे बनाते हैं। 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। तो सपोज करिए यहाँ पे 5 इंटू हमने एक्स रखा, ओके ना। अब हम कह रहे हैं क्या कि 2 के पावर एक्स हो जाती है। अब कह रहा है कितनी सालों में, 5 वर्षों में, ठीक है। 5 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए ऑलरेडी हमने 5 लिया है। अब देखिए ये 4 रखते हैं क्योंकि 20 साल बाद बोला है, तो 5 और 4 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 हमें करने होंगे। 2 के पावर 4 के बाद जो है वो कितनी हो जाएगी, तो आप खुद देखेंगे कि 2 के पावर 4 कहने का मतलब इसे मल्टीपल करना है। 2 को 4 टाइम्स मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, मतलब ये 16 हो जाएंगे इसके। कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी।
तो इसका जो अमाउंट था अभी 5 साल में और वो 16 सालों में कितनी हो जाएगी, तो बस इसी से तो आप मल्टीपल करना है, 16 में मल्टीपल कर लीजिए। तो 12 और 16 में मल्टीपल करेंगे कितने आ जाएंगे आपके पास, 192 आ जाएगा, 192। और बाद बाकी कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 1 2 3 डाल लीजिए, कितने हो जाएंगे आपके 1,92,000। है क्या ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन से ए और बी बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है क्या रेखा को एक्स अक्ष पर किस अनुपात में बांटती है, वो हमें बताना है, रेशियो। चलिए रेशियो को बताना है। देखिए यहाँ पे रेशियो को निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कि पी एक्स वाई इक्वल होते हैं mx2 प्लस होता है nx1 अपॉन होता है m प्लस n, ये होता है x के लिए। और y के लिए क्या होता है, सेम यहीं पे my2 और प्लस ny1 अपॉन होता है m प्लस n होता है। बस यही तो हमें निकालनी है, क्योंकि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए इसका वैल्यू रखते हैं, इस दोनों का वैल्यू 0 है तो सीधे से 0 रख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए m क्या है, m ही है, क्योंकि इसका तो दिया हुआ है नहीं है रेशियो, तो हम रखेंगे m x2 कितना है, तो 9 है, यानी कितना हो जाएगा 9m हो जाएगा। प्लस अब देखेंगे n भी हमारा n ही रहेगा, x1 कितना है 2, यानी कितना हो जाएगा 2n अपॉन में हो जाएगा m प्लस n, ये हो जाएगा। ये x के लिए है। अब y की बारी, y में कितना है y2 6 है, यानी कितने हो जाएंगे 6m हो जाएगा। प्लस y1 कितना है माइनस में 3, तो यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि सीधे से हम लोग माइनस रखते हैं, माइनस में हमारे पास हो जाएगा 3n हो जाएगा, अपॉन में लिखेंगे m प्लस n, इतना लिखेंगे ना। अब देखिए ये जो है x के बराबर है और ये जो है y के बराबर है, आपको पता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग x के बराबर, x की भी वैल्यू 0 है, y की भी वैल्यू हमारा 0 ही है। चलिए हम लोग रखते हैं इक्वल में, पहले रखते हैं हम लोग 6m माइनस में 3n अपॉन में m प्लस n, ये हमारा जो y के बदले था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं इक्वल में, तो होगा क्या 6m माइनस में 3n इक्वल में 0, क्योंकि इधर भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6m ये उधर भेजेंगे इक्वल के इधर, तो ये प्लस में 3n हो जाएगा, 3 से काटेंगे 2 टाइम में, यानी कि हमारा जो 2m इक्वल क्या हो जाएगा n होगा। तो आप बताओगे क्या कि ये m जो है हमारे पास, हम लोग यदि इसको इधर भेज देते हैं तो कितने हो जाएंगे m अपॉन n, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1/2। ये आप देख रहे हैं कि m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 आ जा रही, मतलब सीधे कहेंगे कि m और n का जो रेशियो आ गया है वो 1 और 2 का रेशियो। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बताइएगा, 1 और 2 के रेशियो में आ गया ना। यहाँ से बिंदु दिया हुआ ए और बी, मिलाने वाली रेखा ए बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, तो हमें देखने होंगे कौन सा सत्य हो जाएगा। पहले यहाँ देखते हैं क्या दोस्तों, बिंदु जो हमारे पास है ए वो कितना है 3 और 4, और बी कितनी है, बी देखिए माइनस में 5 और 4 है, यही है ना। अब देखिए ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 है। अब देखेंगे कि हम लोग y माइनस y1 करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन होता है x2 माइनस x1 इंटू होता है x माइनस x1 होता है। रखिएगा यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएंगे y, तो y रहेगा और y1 की वैल्यू क्या दी हुई है, तो y1 की वैल्यू आप देख रहे हैं, ये y1 है आपके, ये 4 है, 4 रखिए। y2 की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 में से आप 4 घटाइएगा, ठीक है। और x2 कितने हैं माइनस में 5 और यहाँ पे है माइनस में 3, ये जो होगा x की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो x रखने देते हैं और माइनस में ये 3 हो जाएगा x1। अब देखिए कैलकुलेट इसे करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे y माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 0 को यदि किसी भी चीज से डिवाइड करिएगा तो ये भी तो 0 हो जाएगा, और फिर 0 में किसी से गुना करिएगा तो 0, मतलब ये टोटल हमारा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि y इक्वल, ये 4 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गया। तब हम लोग कहेंगे क्या, जब y की वैल्यू 4 आ गया है तो x जो होंगे ना पैरेलल किसके होंगे, यह ए बी के पैरेलल होगा। x जो होगा किसके, ए बी के पैरेलल, मतलब आप सीधे बताओगे कि ए बी जो है ना, ए बी परपेंडिकुलर वाई होगा, है ना, वाई पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ये, मतलब 90 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे
ए बी परपेंडिकुलर वाई अक्ष। ऑप्शंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ए बी जो है ना, ए बी जो है आपके हो जाएंगे ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा ना, क्योंकि एक्स के पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है और ए बी जो है वाई अक्ष के क्या है, तो परपेंडिकुलर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, सी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये पैरेलल दे दिया है, पैरेलल होगा नहीं, ये तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या यदि कोण एक्स एक न्यून कोण है तब क्या होगा बताइएगा। न्यून कोण है तो आप सीधे से बताओगे कि 90 डिग्री मोर देन, बिल्कुल नहीं, 90 डिग्री लेस देन, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का कि एक वृत्त की त्रिज्या खंड का परिमाप जिसकी केंद्रीय कोण 90 डिग्री है तो त्रिज्या 7 है, तो हमें बताना है त्रिज्या खंड की परिमाप कितना है। तो देखिए त्रिज्या खंड का परिमाप का फॉर्मूला होता है दोस्तों थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। थीटा कितने हैं आपके पास 90 अपॉन 360 इंटू होगा 2 और 22/7 और आर कितने हैं आपके पास, आर है 7, 7 से 7 कैंसिल करिए, ये 9 से 4 टाइम में ये काटेंगे तो 2 टाइम ये 2 कैंसिल, 2 से काटिएगा 11, मतलब कितने आ जाएंगे हमारे परिमाप। तो हमारे पास परिमाप जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11। तो देखिए ये तो 11 आ गया हमारे पास, चाप की लंबाई निकली है, जैसे ये हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त और ये त्रिज्या खंड होती है, तो ये अभी हम लोगों ने निकाला है, ये कितना निकला है अभी तक, तो 11 निकला है। बट अभी हमें बताना है, सपोज कर लिए इसका नाम हमने ओ रखा है, इसका नाम ए और ये बी रखा हमने नाम, ठीक है ना। अभी तक हमें ओ ए प्लस ए बी और प्लस ओ बी यही ना फाइंड करने हैं। तो ये तो 7 है, ये भी 7 है और ये 11 है, ये सभी को इंक्लूड कर लो आप, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे 7 प्लस 11 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 14 और 11 को ऐड करो यानी कितने हो जाएंगे 25। ऑप्शन नंबर देखिए 25 है क्या, ऑप्शन नंबर यस बी करेक्ट है 25। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P स्पर्श रेखा की लंबाई डैश होगी, क्या होगी। ये बनाते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे एक सेंटर, ये एक बिंदु है बाहरी, तो यहाँ से ऐसे ये टच कर रही है, यहाँ पे P है। अब देखिए यहाँ पे तो आपको पता है 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, ये जिसमें 3 है आपके पास, तो हमें निकालना है क्या उस टेंजेंट की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, हम इसका नामकरण कर देते हैं एओपी। देखिए तो इन ट्रायंगल एओपी में देखेंगे ना तो ओपी, ओपी क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस जिसे हम लोग कर्व बोलते हैं, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, आप बताएंगे परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस के होल स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होता है एपी हो जाएगा और बेस कौन होगा एओ होगा। तो देखिए सभी का वैल्यू दिया हुआ, हाइपोटेनियस 5 दिया है, 5 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 5 रहने देते हैं और पी, क्योंकि हमें निकालना है क्या ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालने का भी फॉर्मूला जस्ट होता है दोस्तों क्या, परपेंडिकुलर के लिए आप बताएंगे कि परपेंडिकुलर इक्वल होता है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर होता है। तो क्यों ना हम लोग यही सीधे रखें, तो हाइपोटेनस क्या है 3 का 5 का होल स्क्वायर, हमें 5 का होल स्क्वायर, बेस का कितना है 3 का होल स्क्वायर, रखिए 5 का क्या हो जाता है 25, 25 में से 9 घटाइएगा कितने हो जाएंगे 16, 16 का कितना हो जाता है 4, यानी हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया 4 आ गया। तो आंसर बन तो गया हमें 4, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा 4। देखिए आगे क्वेश्चन, एक घनाभ में समान फल को डैश जोड़े में होते हैं, समान फलक कितने जोड़े में होते हैं 3 जोड़े में, ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। यदि एक घनाभाकार पेटी की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई क्रमशः 20 15 10 है तो इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देना है क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, वो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है, बस इस पे रख दीजिए, एल क्या है बी क्या है एच क्या है, तो 2 इंटू एल कितने हैं आपके पास 15, बी कितने हैं 10 प्लस बी तो 10 है, एच कितने हैं आपके पास 20 है, प्लस हो जाएंगे 20 इंटू ये हो जाएगा 15। चलिए अब गुना करके ऐड करते हैं, 15 और इसमें गुना करेंगे 150 और इसमें करेंगे तो 200
और प्लस ये करेंगे कितना हो जाएगा 15 दूने 30, 300। सभी को जोड़ते हैं, 3 दो ये हो जाएगा 500, ये 650, 650 को आप 2 से गुणा कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये 11 1 12, 12 1 13 होंगे ना, यानी 1300, 6 से गुणा करेंगे तो 12 और 1 13, मतलब 1300 हमारे आएंगे। तो देखिएगा है क्या 1300 ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से किसे प्रत्यवर्ती कोण कहा जाता है, बताइएगा प्रत्यवर्ती कोण किसे कहते हैं हम लोग, तो 180 से लेकर 360 के बीच को कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कहते हैं। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। किसी आवृत्ति वितरण का बहुलक डैश के सहायता से ग्राफ से निकाला जा सकता है, बताइएगा किसके सहायता से निकाला जा सकता है, तो आवृत्ति बहुभुज की सहायता से, ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये हमें बताना है। चलिएगा इसे हम लोग बना के देखते हैं। क्या हम लोग के पास 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में है कोसेक, इंटू में है 1 प्लस टेन प्लस हो जाएंगे सेक, यही है ना। चलिए हम लोग रखते हैं इसका, सभी को साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। 1 प्लस कॉट को हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस बट्टे साइन होंगे, कॉस बट्टे साइन, माइनस कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन, ओके यहाँ पे 1 तो रहेगा, टेन को क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, सेक को क्या लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन कॉस। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन कॉस हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे साइन कॉस हो गया, मतलब यहाँ पे सीधे हम लोग लिखेंगे साइन कॉस, साइन कॉस प्लस ये साइन से साइन कैंसिल मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल तो यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल तो ये हो जाएगा आपका कॉस, ओके। अब ये ब्रैकेट में घेरते, इसे भी सेम यहाँ पे कॉस और साइन हो जाएंगे, एलसीएम कॉस साइन नहीं कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस कॉस से कॉस कैंसिल मतलब ये साइन हो जाएगा, और ये प्लस में लिखेंगे, ये सभी प्लस में है, ये हो जाएगा 1, इतने तो होंगे। अब देखिए जब इतने हमारे पास आ गए हैं, अच्छा यहाँ पे ये साइन ही है दोस्तों, तो ये दोनों तो साइन ही है हम लोग के पास, हम लोगों ने साइन कॉस ले लिया, तो देखिए यहाँ पे भी साइन है यहाँ पे भी साइन है, तो एलसीएम भी साइन ही रहेगा हमारा। जब साइन रहेगा तो ये साइन हो जाएगा और ये कॉस ही रहेगा, स्क्वायर नहीं होगा, माइनस में ये हमारे पास 1 रहेगा दोस्तों 1, है ना। तो आपने देखा क्या क्या, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ये हो गया, देखिएगा यहाँ पे आ जाता है आपका पास साइन, प्लस में ये रहेगा आपके पास सेम वही रहेगा कॉस, माइनस में 1 अपॉन में साइन, है ना, और इनटू में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, बता दें कि कॉस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों सेम है तो कॉस हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे साइन हो जाएगा, और प्लस में 1 अपॉन में क्या रहेगा हम लोग के पास, तो कॉस। अब देखिए साइन और कॉस में ये मल्टीपल हो जाएंगे, साइन कॉस हो जाएंगे। अब ऊपर में है साइन प्लस कॉस, यहाँ पे भी साइन प्लस कॉस, और प्लस माइनस यहाँ पे 1 है, रखेंगे हम लोग इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन और प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 1 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस में 1 हो जाएगा, अपॉन में लिखेंगे हम लोग साइन इंटू कॉस हो जाएगा, ये तो होगा। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 साइन कॉस और माइनस में 1 अपॉन में लिखेंगे साइन इंटू कॉस हो जाएंगे। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और ये भी माइनस में है, तो 1 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल आप बताएंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, बट हम लोग इसको कैंसिल नहीं करेंगे, क्या करके बनाएंगे या फिर कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा 2 साइन कॉस अपॉन में यहाँ पे साइन और कॉस बचा, ये दोनों को दोनों कैंसिल करेंगे, मतलब बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहीं पे बन जाएगा राइट आंसर बी। देखिए कह रहा है कि निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत करना है, तो आइए इसको सरलीकृत करते हैं। 147 का आप गुणनखंड ऐसे निकाल लीजिएगा, ऐसे है ना, 7 से निकाल लेंगे 2 टाइम में, 1 टाइम में, फिर 3 से 7 टाइम में, ऐसे आप 7 से करके 1 टाइम में ऐसे निकाल लीजिए गुणनखंड, ठीक है। फिर वैसे ही 48 का भी निकाल लीजिए। चलिए अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स को, 7 तो बाहर रहेगा, 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48 को हमने लिखा 2 2 4
4 2 जा 6, 6 2 जा 8, 8 3 जा, यहाँ पे हमने लिख दिया, कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 3 48 होंगे। और प्लस में लिखेंगे हम लोग क्या, ये भी 7 है, बाहर 7 रखेंगे, अंडर रूट क्या है 147, अभी जस्ट हम लोग निकाला कितना है 3 इंटू 7 इंटू 7, 7 का तो निकलता है बाहर, एक 7 निकल जाए लेकिन अंदर में 3 रह जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, ये भी 2 निकलेगा लेकिन अंदर में 3 रह जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 2 और 2 4, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितने हो जाएंगे 28, 28 रूट 3 हो जाएंगे, है ना। और प्लस ये 7 एक बाहर है, एक और बाहर आ गया, यानी 49 रूट 3 हो जाएंगे। अब इस दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज ये भी रूट 3 में है, ये भी रूट 3 में है, दोनों को जोड़ लीजिए, 28 और 49 कितने हो जाएंगे, तो 7 और ये हो जाएंगे 6 एक साथ, 77 रूट 3 है क्या 77 रूट 3, तो यस ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है क्या आपके कि 3 पेंसिल और 5 पेनों का मूल्य कितना है 81 रुपया, जबकि 5 पेंसिलों और 3 पेनों का मूल्य जो है कितना है 71 रुपया है, तो एक पेंसिल और 2 पेनों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एक ऐसा क्वेश्चन रहता है। देखिए कह रहा 3, हम मान लेते हैं पेंसिल का मूल्य 100 रुपया हमारा और पेन का मूल्य y रुपया है, तब हम लोग करेंगे कि 3x ये पेन का है और ये पेंसिल का, ठीक है ना। अब देखिए ये कह रहा है क्या 3x और प्लस 5y इक्वल कितने 81, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ले। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा 5x प्लस 3y इक्वल कितने हो जाएंगे 71, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारा। अब देखिए फर्स्ट ये दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो फर्स्ट में 3 से मल्टीपल और सेकेंड में 5 से मल्टीपल कर देते हैं, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 9x हो जाएंगे प्लस 3 5 जा 15y, और इसे करेंगे तो 3 और 24 हो जाएंगे। इसे करते हैं 5 5 जा 25, ये करेंगे तो 15y इक्वल में हो जाएगा 5 और ये 35, इतने हो जाएंगे। अब देखिए माइनस हम लोग करते हैं तो ये 15 15 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये घटाएगा तो ये कितने हो जाएंगे 16x हो जाएगा ना आपके पास, 16x हो जाएगा, माइनस में वो भी नहीं तो यहाँ पे घटाएंगे 355 बार है तो ये भी माइनस में से 243 घटा लीजिएगा, कितने आ जाएंगे 112, ये कटेगा 16 से आप 112 को कितने टाइम में 7 टाइम में काटते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो कितना आ गई है 7। कोई भी इक्वेशंस में आप रखिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए तो x की वैल्यू जब आ गई है, x कहने का मतलब है ये पेन का हमें पता चल गया है कितना है 7 रुपया है। अब हमें y मतलब पेंसिल का बताना है। चलिए x का वैल्यू हमें पता चल चुका है 7 है, y की वैल्यू अभी बतानी है। कोई भी इक्वेशंस में आप रखिए, यहाँ पे रखेंगे कोई भी इक्वेशंस में तो आपके पास आगे कितने जाएंगे, y इक्वल आप रखो 81 माइनस 21 हो जाएगी, अपॉन में 5 इसे काटेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे 12, मतलब y की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई 12 और x की वैल्यू 7 आ गई। तब हमें एक पेंसिल और दो पेन का, एक पेंसिल मतलब 12 और दो पेन मतलब 14, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे हमारे, तो लिखेंगे 7 गुने 1 और प्लस में लिखेंगे 2 और गुने कितने हैं 12, 7 और प्लस यहाँ पे 24 जोड़ दीजिए कितने हो जाएंगे 31 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे 31 रुपया। कह रहा है क्या कि किसी संख्या के वर्गों में उस संख्या के 2 गुना को जोड़ देने पर मान 3 प्राप्त होता है, तो इस संख्या के लिए संभावित उत्तर क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। मान लेते हैं संख्या कितना है x, संख्या कितना है हमारे पास x हम मान लिए। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये यदि इसका स्क्वायर करते हैं और इसका 2 गुना जो होगा वो किसके बराबर होगा 3 प्राप्त करता है, तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 2x² 2x और माइनस में 3 इक्वल में 0 होगा। क्या इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो आप निकालिएगा, माइनस में 3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन करते हैं x, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये x प्लस 3 इक्वल 0 हो जाएंगे। यहाँ से लिखेंगे कि x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू तो माइनस में 3 आ जाएगा और यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो आपने देखा x की वैल्यू एक निगेटिव में और x का वैल्यू एक पॉजिटिव में आया,
तो हम लोग कौन सा लेंगे, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया, तो हमें कौन सी लेनी चाहिए, हमें नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आप बताइएगा। हमें लेना है जो इसमें पॉजिटिव वाला दिया ही नहीं, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, -3 वाला तो है, तो -3 वाला ले लेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। तो संख्या बताना है क्या है। हम मान लेते हैं 2 अंकीय संख्या का अंक कितना है, 100 रुपया है। तब दहाई अंक कितने हो जाएंगे, 9 माइनस 1 हो जाएगा। मूल संख्या कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स रुपया हो जाएगा। ये हमारा मूल संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, मूल संख्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्या है हमारा मूल संख्या, और ये हमारा दहाई संख्या है, ये हमारा दहाई संख्या, और ये हमारा क्या है, तो इकाई संख्या है। ठीक है ना, दहाई इकाई अंक और ये हमारी मूल संख्या है। तब हम निकालेंगे नई संख्या, वो नई संख्या क्या हो जाएगी, 10 इंटू ये जो करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाई इकाई अंकों में और प्लस किससे कर देंगे, देखिए इंटू एक्स, और यहाँ पे हम लोग का प्लस हो जाएगा 9 माइनस एक्स। तो ये नई संख्या हमारी बनेगी, क्या हो जाएगी नई संख्या, 10x प्लस हो जाएगी 9। 10x प्लस कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 10x नहीं क्योंकि x तो आके घट जाएगा, तो ये 9x हो जाएगा। 9x प्लस 9 ये हमारी क्या बन जाएगी, नई संख्या, नया संख्या। आप देखिए ये मूल संख्या हमारा नया संख्या है। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि नई संख्या जो है हमारे पास यहाँ पे 9x और प्लस 9 प्लस में जो 9 है ये किसके बराबर हो जाती है, 90 माइनस 9x और इंटू ये 3, इस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 9x प्लस में हो जाएगी 18 इक्वल टू 70 और माइनस में 27x। अब देखिए 27 और 9 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 36x इक्वल कितने 270 में से आप 18 घटा लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 252 अपॉन में आ जाएंगे कितने 36, इसे काटेंगे कितने आ जाएंगे तो 7। मतलब हमारा x की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 7। x क्या था मेरा, तो इकाई अंक था, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो y की वैल्यू आप कोई भी मूल वाली संख्या में रखो या फिर कहीं भी रख के निकाल सकते हो। तो देखिए दहाई अंक कितने थे हमारे 9 माइनस 7 यानी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। दहाई संख्या हमारा निकल गया, y की वैल्यू 2 आ गया। तो जो हमारी मूल संख्या थी वो कितनी हो जाएगी, मूल संख्या हमारी थी दोस्तों वो क्या थी, तो मूल संख्या जो थी ना हम लोग की 90 और माइनस 9x यही ना थी। चलिए मूल संख्या के लिए हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कितने हो 90 और माइनस 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी 7, मल्टीपल करेंगे कितने हो जाएंगे तो 90 माइनस ये हो जाएंगे 63, घटाइएगा कितने आ जाएंगे आपके पास 7 और ये हो जाएगा 2, मतलब कितने आ जाएंगे 27। तो वो संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 27 आ जाएगी, यानी आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 27 तो कोई नहीं है, तो राइट आंसर डी करेक्ट बताइएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, कह रहे हैं क्या कि निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है, अशांत बताइए किसमें है। तो अब देखेंगे ये 15 है, ये 280 और ये देखिए ये 62 और 5 में गुना करेंगे ये तो कंफर्म है कि 0 आएगा ही, लेकिन वो बताना है अशांत है, आवृत्ति दशमलव प्रशांत है, अशांत भी है और आवृत्ति मतलब वो बार बार आएगा ही आएगा। तो वो कौन सा है देखेंगे, ये 15 से यदि इसे डिवाइड करेगा ना तो ये शांत हो जाएगा, मतलब पूरे से डिविजिबल हो जाएगा, इसे ये डिवाइड करेगा ये भी पूरी तरह से डिविजिबल होगा, है ना। ऑप्शन बच गए एक ही और वो है ऑप्शन नंबर सी आपका, ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा, मतलब ये तो पूरी तरह से डिविजिबल भी नहीं होगा और फिर रिपीटेड रहते रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या बना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। पार्ट 3 साइंस का देखिए क्वेश्चन, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है, बताइए किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। मृदा उर्वरकता, नाइट्रोजन युक्त तत्वों की मृदा में वृद्धि, मृदा में कार्बनिक तत्वों में वृद्धि, तो आंसर बताएंगे उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। एंथोनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है, एंथोनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है, एसिटिक एसिड है, क्या नाम है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है CH3 होता है, COOH होता है एसिटिक एसिड। आगे है कार्बन का अपरूप निम्नलिखित में से कौन है, कार्बन का अपरूप कौन है इनमें से,
तो आंसर बताएंगे कार्बन का अप्रूप है एक से ज्यादा विकल्प से। ग्रेफाइट कार्बन का ही है, हीरा भी है, कांच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसलिए डी होगा। प्रोटॉन की खोज कौन की है बताएंगे, प्रोटॉन का खोज कौन की है, आंसर बताएंगे रदरफोर्ड। जे थॉमसन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का खोज। चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज। तो गोल्डस्टीन पोजिस्ट्रॉन का खोज किया है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट होगा यहाँ पे। कुछ संवहनी पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन फल नहीं, वे समूह से संबंधित है, वो कौन से समूह से संबंधित है बताएंगे, बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन आप बता दोगे, यह है जिम्नोस्पर्म से। किससे, जिम्नोस्पर्म। आंसर सी करके बताइएगा। देखिए धसा रंध वाला पौधा कौन सा है बताइए, धसा रंध वाला पौधा कौन सा है, आंसर बताएंगे ये है नेरियम है, जिसको कनेर बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है तोड़ने की प्रक्रिया, तो वो कहलाती है किण्वन। क्या कहलाती है, किण्वन। ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे, किण्वन। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग पेरिस्टालिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टालिक गति। ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे। आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के बाद क्या होगी, क्या हो जाएगी, तो देखिए वो हो जाएगी आपकी 2r। कितनी हो जाएगी, 2r। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट बताइएगा। बल का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है, उस नाम का नाम है न्यूटन। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, क्या बोलेंगे, न्यूटन। प्रणोद बल को डैश सूत्र द्वारा दिया जाता है, प्रणोद बल को बताएंगे, तो वो है P इंटू भी इंटू जी। ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं इसे, प्रणोद बल को P इंटू भी इंटू जी होगा यहाँ पे। मतलब द्रव का घनत्व गुने वस्तु द्वारा, वस्तु में डूबे हुए आयतन और गुने गुरुत्वीय त्वरण प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या देती है। बताइए क्या देती है, तो आंसर बता देंगे, वह देती है आवृत्ति। क्या देती है, आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए करके बताएंगे, आवृत्ति। कह रहा है कि उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया बताइएगा, तो आंसर बताएंगे वो 2 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन सा भाग है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। इनमें कौन वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है, बताइए कौन करता है, फर्न, हॉर्नवॉट्स या फिर लिवरवॉट्स या फिर एपीफाइटिक लाइकेन। तो आंसर बताएंगे एपीफाइटिक लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। इनमें से कौन से वनों के नियामक कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है, तो आंसर बताएंगे जल और मिट्टी का संक्षरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। पानी का कमी क्या है, बताइए पानी की कमी क्या है, तो आइए देखते हैं पानी की कमी क्या है। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांग का पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी। बिल्कुल, ऑप्शंस बिल्कुल सही बताया गया, राइट आंसर ये हो जाएगा। पृथ्वी पे लगभग कितना 71% जल है, जिसमें पीने योग्य कितना है, तो 2.7% है मात्र पीने वाला। 71% जो है ना, ये समुद्री जल है जो खारा होता है, जो पीने योग्य नहीं होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई बताएंगे। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका इकाई, क्या होगा, वॉट प्रति घंटा होगा। क्या होगा, वो यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वाणिज्यिक इकाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट ही होगा, जिसको हम लोग इकाई बोलते हैं हिंदी में। 3 ओम 6 ओम प्रतिरोध जो पार्श्व वृद्धि कहने का मतलब समानांतर पैरेलल में हो, तो उसका प्रतिरोध मान कितना हो जाएगा। तो देखिए जब पैरेलल में हो ना, तो सीधे पहले मल्टीपल कर देते हैं, ये तो आपको पता होगा। 6 और 3 9, 6 प्लस 3 को जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, 6 गुने 3 और बट्टे में 9, काटोगे 3 × 9, 3 से कटेंगे और 3 से 2, यानी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, राइट आंसर सी आ जाएगा, 2 ओम। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप बताएंगे एफ इक्वल होगा r/2 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, राइट आंसर ये तो है आपके पास, एफ इक्वल r/2। कह रहा है कि नीला भेड़, एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन डैश के उदाहरण है, किसके उदाहरण है, तो आंसर बताएंगे ये है दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण। ऑप्शन बी करके बताएंगे, दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। पार्ट 4 जो सोशल स्टडीज है, कह रहा है कि इनमें कौन से बाजरा है, कौन सा बाजरा है इसमें बताएंगे,
ज्वार है एक से ज्यादा विकल्प, रागी है, मक्का है। तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, एक से ज्यादा विकल्प। राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? बताइए। जूट है, गेहूं है, चाय है, तिलहन है। तो आंसर बताएंगे चाय। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो आंसर बता देंगे, यह क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ना कोई वकील ना कोई दलील, ऐसे ही शक के आधार पर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऑप्शन बी है। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? पहली जूट मिल, वो बताएंगे कोलकाता में। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। 1917 में। गंगा नदी की लंबाई बताइए, टोटल कितनी है? 2525 किलोमीटर। आंसर ए बता देंगे आप लोग। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है बताइएगा। तो वो है श्रीलंका की पिदुरुत लागला। कौन है? पिदुरुत लागला। ऑप्शन बी करके बताएंगे, लगभग 2500 मीटर है। देखिए, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता, जामनगर, कटक या फिर मुंबई? मुंबई महाराष्ट्र में है। आंसर डी करके बताइएगा। हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में है? तो ये तो ओडिशा में है आपका। आंसर सी बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? पता, पहला कब हुआ था? तो 1914 से लेकर 18 तक चला था। दूसरा कब हुआ था? तो 1939 से लेके आपका चला था 1945 तक चला था। तो अंत हमसे पूछा गया, ऑप्शन सी बताएंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? बताइए किस नदी पे है? भाखड़ा नांगल परियोजना आपको बताना है सतलज नदी पे। ऑप्शन सी करेक्ट होगी। देश का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ये। देखिए, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? संसार की सबसे ऊंची सड़क बताइएगा। तो ये आपका लद्दाख उमलिंगला दर्रा। ऑप्शन बी करके बताएंगे। देखिए, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। आंसर ऑप्शन सी होता है, बताइएगा। बाद बाकी सभी प्राकृतिक आपदा है। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? बताइए। तेलुगु स्वाभिमान का नारा, तो इतना तो आप कर दीजिए, पंजाब में नहीं दिए जाएंगे क्योंकि यही तीनों जो है स्टेट में दिए जाएंगे, क्योंकि साउथ में पढ़ रहे हैं। तेलुगु से रिलेटेड इसी राज्य में पूछे जाएंगे। तो बताइए कौन सा स्टेट है? वो है आंध्र प्रदेश में। आंसर सी बताएंगे। भारत में लड़कियों के मतदान करने के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? कम से कम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन 17 नहीं बल्कि 18 होना चाहिए, जो एक वयस्क के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे, कितनी? 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यह निर्णय लिया गया था, एक 61वां संविधान संशोधन 1988 में लिया गया था। आगे है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्षों कर दिया गया था? क्या में संविधान संशोधन में किया गया था और फिर तो कर दिया गया 5 साल? तो बता देंगे पहले कब किया गया था। तो यह किया गया था, आपको बता दें, 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। फिर जो है 5 साल के लिए कब कर दिया गया ये बताइए। तो फिर से जो है ये कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 1978 में फिर से कर दिया गया 5 साल। ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? इसका अच्छा परिणाम बताइएगा। तो वो है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्या करना? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक वो थे काशीराम। आंसर सही बताएंगे, कौन थे? काशीराम। राइट आंसर सही बताएंगे। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1984 में होती है बहुजन समाज पार्टी की। व्यवहार का एक पैटर्न जो बनाता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है सामाजिक समस्या कहलाता है। आंसर सही बताएंगे, सामाजिक समस्या। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? आइए पढ़ के देखते कौन सही है। लोग द्वारा चुने गए शासकों को सभी प्रमुख निर्णय लेने चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बोला है। आगे देखिए, चुनावों चुनावों को लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने के लिए एक विकल्प और उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। चुनावों को, तो देखिए ये तो होता ही है, इसमें कोई पूछने की बात, ये बिल्कुल गलत है। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान आधार पर उपलब्ध होनी चाहिए। कौन सा विकल्प? जो यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान आधार पर उपलब्ध होना चाहिए, मतलब सभी चीज में इक्वालिटी तो है, ये बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे ए करेक्ट है। देखिए आगे कह रहा है, संविधान संशोधन के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 44 का बता दे, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है। ये बिल्कुल सही बता रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। आगे क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए पर्यावरण सुरक्षा, ये जो लिखा है पर्यावरण की सुरक्षा सुधार करना तथा देशों के वनों को वन्य जीवों की सुरक्षा देना, ये किस आर्टिकल में है? तो आपको बता दें यह आर्टिकल आपके बन जाते हैं 48 के क में रहता है। किसमें है? 48 के क में है। आगे देखेंगे पार्ट 5 जनरल इंग्लिश। क्वेश्चंस कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आवर्स इज डैश हाउस ऑफ ऑल द हाउसेस इन आवर एरिया। तो आंसर्स क्या बन जाएंगे यहाँ पे? आंसर्स बन जाएगा आवर्स इज द बिगेस्ट हाउसेज ऑफ द ऑल हाउसेस इन आवर एरिया। आंसर्स सी करके बताएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। चेंज करते हैं। वी आर गोइंग फॉर हॉलीडे नेक्स्ट वीक, वी डिक्लेयर्ड। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बनेगा क्या? वी सेड दैट वी वेयर गोइंग फॉर अ हॉलीडे द फॉलोइंग वीक। ऑप्शंस सी करके बताइएगा। Select the most appropriate option to change sentence from direct speech to indirect. I was waiting for the bus when he arrived. C said. तो क्या बताएंगे? C told that dash waiting for the bus when dash। तो आंसर बताएंगे C told that she was waiting for the bus when he arrived। ऑप्शंस क्या हो रहे हैं? राइट आंसर्स बी करेक्ट हो रहा है। टेक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस। द एबिलिटी टू लाफ इज एडिकुलर टू मैनकाइंड। तो आंसर सी इसमें हम बताएंगे नॉन फाइनाइट जो हमारा लाफ। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, लाफ है यहाँ पे। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, बताइएगा इसमें क्या है? द ग्रास वांट्स कटिंग, इसमें क्या हो जाएगा हमारा? कटिंग जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब। आंसर डी बताएंगे। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ अ गिवन सेंटेंस। आई विल टीच यू इंग्लिश। क्या बनाएंगे इसका वॉइस? वॉइस बनाएंगे यू विल बी टॉट इंग्लिश बाय मी। ऑप्शंस बी करेक्ट बताइएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, किसमें है? आइए देखते हैं। कह रहा है कि मे गॉड हेल्प यू। आगे है व्हाट इज अ वंडरफुल सेंस इट इज। इसमें देखिए मे गॉड हेल्प यू। तो यहाँ पे हमें जो सेंटेंस देना चाहिए ये क्या होनी चाहिए? एक्सक्लामेशन या फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जो फुल स्टॉप लगा ये तो नहीं लगेंगे, ये गलत है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंस, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क्स लगेंगे क्योंकि क्या ये सुंदर दृश्य है यहाँ पे बताया गया, तो ये आपका एक्सक्लामेशन सीधे से हम यहाँ पे बी करेक्ट बता देंगे। देखिए विच वन इज द सिंबल ऑफ हाइपन्स। तो आंसर बताएंगे हाइपन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द प्रिंसिपल हैज नॉट कम डैश द ऑफिस। तो आंसर क्या बताएंगे? यह बताइएगा टू द ऑफिस। राइट आंसर ए बताइएगा करेक्ट। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन क्या है? द बेगर वेंट डैश मार्केट। द बेगर वेंट डैश मार्केट। आंसर बताएंगे द बेगर वेंट थ्रू आउट द मार्केट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सुजेसिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं क्या है। तो आंसर्स इसमें बताएंगे दे रिप्रेजेंट अ टीम। आंसर्स सी करेक्ट बताइएगा आप। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सुजेसिव डिवाइस विल वी कंप्लीट द सेंटेंस। ये देखते हैं। आई नीड टू कॉल माई मदर डैश इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट। तो आंसर बताएंगे ऑल थ्रू। आंसर्स यहाँ पे ए करेक्ट बताएंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। इन ब्लैक एंड व्हाइट, बताइए इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब पहले हम लोग जानेंगे। इसका मतलब होता है लिखित। तो आंसर क्या बताएंगे? इन रिटेन फॉर्म। आंसर डी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, इसका मतलब क्या है? बिल्ड कास्टल्स इन द एयर। कहने का तात्पर्य है इसका क्या कि ख्याली क्या है? ख्याली पुलाव पकाना है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे डे ड्रीम्स और क्रिएटिंग अंडरलिस्टिक प्लान्स। ऑप्शन सी बताइएगा।
Select the alternative which best express the meaning of items of phrases good for good। for good का कहने का क्या मतलब है? for good का मतलब है यहाँ पे हमेशा के लिए। आंसर्स क्या बताएंगे? परमानेंटली। राइट आंसर से बताएंगे चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम अ गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। सपोज डैश द मैच दे विल बी इन द फाइनल्स। तो आंसर्स क्या बता देंगे? आंसर्स बताएंगे यहाँ पे दे विन। सपोज द मैच दे विल बी इन द फाइनल्स। ऑप्शन डी करेक्ट बताएंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आई कुड मैरी हर इफ आई डैश टू। तो आंसर बताएंगे इफ आई वांटेड टू। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश जस्ट गॉन। बताइए क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो आंसर बताएंगे द प्रिंसिपल एंड टीचर हैड जस्ट गॉन। ऑप्शन सी बताइएगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। काउज डैश यूजफुल एनिमल्स। काउज आर यूजफुल एनिमल्स। आंसर ए बताएंगे। देखिए आगे है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू थर्ड ऑफ द फूड सप्लाई डैश फॉर द मंथ। तो क्या हो जाएंगे? यहाँ से हम लोग का सेंटेंसेस है क्या है कि टू थर्ड ऑफ द फूड सप्लाई डैश फॉर द मंथ। तो आंसर बताएंगे हैज बीन यूज्ड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए आगे जो आता है हम लोग का पार्ट 6 है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। क्वेश्चंस क्या है? कोड भाषा में रैट को ये लिखा गया है तो कॉलम को क्या लिखे जाएंगे? क्या लिखे जाएंगे देखेंगे। आर से भी आगे 18 से 22 4 बढ़ा है, ए से 2 बढ़ा है, टी से टी ही रह गया है। तो ऐसे भी तो हो सकता है, देखेंगे आर ए टी है जो भी सी टी बना। अब देखिए ये कितना बढ़ा है? तो आप बताएंगे 2 बढ़ा। यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी कितना? 2 ही इंक्रीज हुआ। सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे सी ए एल एम। इसमें भी सभी में हम लोग 2 बढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग 2 बढ़ाते हैं। पहले ये 2 बढ़ेगा तो ये 15, ये 2 बढ़ेगा तो कितने हो जाएंगे? ई हो जाएगा। ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन, ए से 2 बढ़ाइएगा तो सी और इससे 2 बढ़ाएंगे तो एन। मतलब ओ एन एल ई देखेंगे है क्या? ओ एन सी। तो कौन सी है हमारे पास? ऑप्शन नंबर आप बताएंगे। राइट आंसर बी है। कह रहा एक व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चलाते हैं इसे। देखिए दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चला, फिर जो है अपने दाएं मुड़ता है और 15 चलता है, दाएं मुड़कर 15 चलता है, फिर जो है अपने बाएं मुड़ता है 10 चलता है, बाएं मुड़ के 10 चलता है, फिर वह अपनी बाएं मुड़ता है और 15 जाता है, 15 चलता है। अब आरंभिक स्थिति से कितने दूर है? आरंभिक यहाँ था मतलब ये 15 और ये 10 25। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरा अक्षर के बाईं और 13वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पहले तो हम लोग जाएंगे क्या, जब उल्टा लिखेंगे तो तीसरा अक्षर पे क्या आ जाएगा? तीसरा अक्षर सी होगा हमारा। अब कह रहा है तीसरे अक्षर के बाईं से 13वां। 13 ये 3 तो है ही और 13 और इंक्लूड कर लो तो 13 पे आता है एम आता है और 3 इंक्रीज कर लो मतलब 16 पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आप काउंट कर लोगे, बता दीजिए कितने हो जाएंगे। इसे काउंट करिएगा टोटल आपके पास 28 आएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। आगे इसमें बताना है क्या आने वाला है, संख्या इसमें कौन सी जोड़ी आएगी। तो देखिए 17 17 है, 34 20 है। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, आखिर ये 17 17 है तो देखेंगे 17 से यदि हम लोग 3 बढ़ाते हैं तो कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 20। 17 से 3 बढ़ाएंगे 20। 34 से हम लोग 3 जो घटाते हैं तो 31 आएगा। सेम यहाँ पे आगे कंडीशन हम लोग करेंगे, 20 में 3 जोड़े तो 23। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो आप देखे हैं कि फिर से हमें 3 जोड़ना है 23। क्या हमारा 23 और 23 आएगा क्या? तो आंसर बता देंगे कि हमारा 23 और यहाँ पे जो 20 है ना, देखिए ये 17 से हमारा कितना 3 भरा, 2 संख्याएं के बाद। ठीक है, ये 17 से फिर 3 भरा तो हमारा 20 ही रह गया। ठीक है ना, ये दोनों में हमारा 3 3 इंक्रीज हुआ। आगे देखेंगे ये 34, ये 34 से फिर 2 संख्या यहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो अब देखिए इसमें बढ़ रहा था तो इसमें घटा है, हमारा 3 घटा है। तो आगे भी हम इसमें क्या करेंगे, अब 20 की बारी है तो 20 2 संख्याएं के छोड़ेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बढ़ रहा है।
3 बढ़ रहा है, तो आगे वाली संख्या क्या कहलाएगी? आगे जो हमारी 20 है ना, वो भी क्या करेगी कि वो जो है हमारे पास वो कितने हैं 31 है। 31 से क्या करेंगे हम लोग 3 को घटाएंगे, क्योंकि बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो फिर हमें बढ़ रहा है तो घटाना है, मतलब कि आगे तो आएगी 23 और एक जो घटा देंगे 31 में से वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 28। तो देखेंगे 23 और 28 है क्या? तो यस, ऑप्शन नंबर आपके पास राइट आंसर डी है। एक कक्षा में संजीव का स्थान ऊपर से 7वां है, नीचे से 28वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल को पहले ऐड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे? तो आप ऐड करोगे 15 हो जाएंगे और ये 3 35 35 हुए, लेकिन एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया, तो बस एक घटा लीजिए, यानी टोटल विद्यार्थी जो है उनकी संख्या 34। लापता संख्या हमें बताना है क्या आएगी? 1 के बाद 2, तो आप कहेंगे कि 2 से गुना किया गया, इसमें 3 से गुना किया गया, इसमें 4 से, बिल्कुल, इसमें 5 से, तो आगे 6 से गुना करो, 12 छक 72, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कह रहा है कि बृहस्पति और सौर मंडल के बीच संबंध कौन होगा? तो आप बताएंगे क्या कि सौर मंडल के अंदर ही तो सूर्य और बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। बताइएगा आगे क्या आने वाला है, तो इसमें क्या आएगा? देखिए BAZ DBY, तो आगे क्या आएंगे देखेंगे। यहाँ से B से आप देखिए तो कितना बढ़ा है 2, A से कितना बढ़ा है 1, Z से कितना बढ़ा है, तो ये कितना बढ़ा है Z से, तो 1 घटा है दोस्तों। तो हम भी वैसा ही करेंगे यहाँ पे जस्ट देखिए H है ना, H क्या हुआ हमारा बढ़ा हुआ भाग किससे, तो 2 बढ़ा होगा, तो मतलब F तो आएगा कंफर्म। आप इसे काट सकते हैं ऑप्शन E को। अब देखिए F, अब देखिएगा कि ये जो है कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है, तो ये एक ही बढ़ना चाहिए, मतलब यहाँ पे C आना चाहिए, आएगा ना? क्या C है? बस एक ही में ऑप्शन में, राइट आंसर D बन जाएगा ऐसे। देखिए क्वेश्चन, P बराबर 24, Q बराबर 12, R बराबर 18, S बराबर 9, तो इसका वैल्यू बता देना है। P का वैल्यू 24 है, 24 रखिए। Q का वैल्यू कितना है 12 है, प्लस 18 है, डिवाइडेड बाई 9, इसे डिवाइड करेंगे तो 2 और ये गुना कर देंगे, कितने हो जाएंगे 12 चौके 48, कैरी 4 हो जाएंगे, 12 दूना 24, 4 28, 288, और यहाँ पे हमारे पास ये कितना बचा है 2 से डिवाइड किए हैं, तो प्लस में 2 बच गया, बस इस दोनों को ऐड करेंगे 200 कितने आ जाएंगे 90, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ, शाम में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।